नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा और एक बार फिर रियलिटी चेक। इस सीजन का आज ये आखिरी मौका है, आखिरी डिबेट है ये इस सीजन का। और मैं काफी भावुक भी हूँ। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा, सारे डिबेट्स का काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। काफी कॉल्स और मैसेजेस आए। जितने हमारे गेस्ट थे सभी का धन्यवाद, जिन्होंने डे वन से आज तक हमारा साथ निभाया। आप सभी को भी आभार और धन्यवाद। और आज का जो मुद्दा है, क्योंकि आज समय कम है, आज सिर्फ आधे घंटे का डिबेट है, 30 मिनट्स का डिबेट है, तो समय को बचाते हुए सिर्फ आज हम डिबेट पर ज्यादा फोकस करेंगे। जो मुद्दा है वो है, आज हर क्षेत्र में हो रहे निजीकरण के फायदे और नुकसान, क्या यह विकास की राजनीति है? आप भी इस पर अपनी बात रख सकते हैं जुड़कर। जितने हमारे कमेंट्स में देखेंगे, जितने लोग जो जुड़ेंगे वो भी कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा यहाँ पर। जी, तो आज आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, मैं धीरे धीरे सभी को इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ कृष्ण किशोर जी हैं। कई बार मुझे मुझे लगता है ये इस डिबेट का अहम हिस्सा रहे हैं। कई बार वैशाली हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, बिहार से, और समाज सेवी हैं। जमीन से जुड़े हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आप तो रेगुलर आप लोग सुनते ही रहते हैं, तो खैर मैं ज्यादा क्या बोलूँ। अब अभिषेक चौहान जी हैं, पूर्णिया से हैं, बिहार के पूर्णिया से। बहुत अच्छा सिनेमा हॉल यहाँ रन करते हैं, रूपवानी सिनेमा, और एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं, और अपनी बात को मजबूती से रखते हैं हर क्षेत्र में। हमारे साथ अनुराधा सिंह जी हैं, ये प्लूरल्स पार्टी की प्रवक्ता हैं। इनका बैकग्राउंड मीडिया से है, कई क्षेत्र से ये काम कर कर बिहार लौटी हैं, ताकि बिहार के लिए कुछ अच्छा किया जा सके और हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। हमारे साथ सुजीत जहानाबादी जी हैं। सुजीत जी सहारा से पत्रकार हैं, पटना से कई बार जुड़ चुके हैं। और अनुराधा जी का भी आज दूसरा मौका है मुझे लगता है। और चलिए, आज आखिरी डिबेट है इसलिए अच्छा लग रहा है। अमृता जी हैं। अमृता जी एबीपी न्यूज से ताल्लुकात रखती हैं, समस्तीपुर से बिलोंग करती हैं, समाज सेवी तो हैं ही, और बहुत ही अच्छे मुखर वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। और हमारे साथ यशेंद्र जी भी जुड़ने वाले हैं, जो अभी बस जुड़ के कहीं गए हैं, वो फिर आएंगे अभी। यशेंद्र जी जब आएंगे तो मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूंगा। हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है, सबसे पहले मैं जो शुरुआत करना चाहूंगा वो अभिषेक चौहान जी आपसे। देखिए, ये जो टॉपिक है आज का नीतीश जी, जी प्राइवेटाइजेशन पे। जी प्राइवेटाइजेशन को लेके इस देश में तीन तरह के विचारधारा चलते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी, क्लियर आ रही है। तो इस देश में तीन तरह के विचारधारा चलते हैं। एक तो है कि भाई देश की संपत्ति है, मत बेचिए, गलत हो रहा है, ये तो हमारी धरोहर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम्म। दूसरा होता है कि भाई जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनको बेच दीजिए। हम्म। तीसरा होता है कि भाई जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, जैसे ओएनजीसी हो गई, जैसे आईओसी हो गई, एचपीसीएल हो गई, बीपीसीएल हो गई, कोल इंडिया हो गई, इनको भी बेच दीजिए। हम्म। पहला मुद्दा जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है नीतीश जी, कि गवर्नमेंट्स हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का प्राथमिक रोल है रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना, अपने सिटीजन्स को सुरक्षा देना, कानून का राज चलाना, ना कि दुकानदारी करना, हवाई जहाज चलाना, स्टील बनाना, मोबाइल चलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जो इस देश में चलती आ रही है प्रथा, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में थोड़ा फर्क होता है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करती है, और प्राइवेटाइजेशन होता है कि वो पूरा उसको बेच देती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया 1990 के बाद में, जब मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव आए। वाजपेयी जी ने डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया, उसके बाद कांग्रेस ने इस प्रथा को चालू किया। आज मोदी जी ने मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेके आए हैं। तो इट हैज बीन अ पॉलिसी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफी दिन से ये चला आ रहा है, और हमको इंडिविजुअली इसको वेलकम करना चाहिए। मैं दो एग्जांपल दूंगा, दो इंडस्ट्री का, आपको ज्यादा नहीं लूंगा। आज से 20 साल पहले हम प्लेन की टिकटें खरीदते थे 6,000 रुपए की। बागडोगरा से दिल्ली की औसतन 6,000 रुपए की होती थी, 5,000 रुपए की होती थी, 6,000 रुपए की होती है। आज वो औसतन 3,000 और 4,000 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट करती है। 20 साल में आपका दाम आधा ही रहा है। तो एक मुद्दा ये है। दूसरा, आप मोबाइल टेलीफोनी के चार्जेस देख लीजिए।
आज वर्ल्ड में चीपेस्ट चार्जेस हैं इंडिया में। प्राइवेटाइजेशन को आपने इंट्रोड्यूस किया, प्राइवेट प्लेयर्स को आपने आने दिया, एफिशिएंसी बढ़ी, लोगों को फायदा हुआ। उसके बाद में आज जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, एयरलाइंस का हुआ, तो आपकी एयर इंडिया कहानी खराब हो गई, एयर इंडिया की, और वहीं पे बीएसएनएल और एमटीएनएल की कहानी खराब हो गई। तो सरकारी कंपनियां कंपटीशन में टिक नहीं पाती हैं। आप इनएफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं थ्रू पीएसयूज। क्या क्या कारण है ये? क्या कारण है? क्यों नहीं टिक बता पाती रहा हूं है? आपको, सुनते रहिए। आज एक पियून की सैलरी होती है वहां पे 30,000, 35,000, 40,000। वो पियून अगर बाहर मार्केट में नौकरी लेने जाएगा तो उसको 10,000 रुपए महीना कोई नहीं देगा प्राइवेट में, लेकिन सरकार उसको 40,000 रुपए देती है। सर, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, वो इनएफिशिएंसी को प्रमोट करती है। और वो आज मैं आपको बता रहा हूं नीतीश जी कि एयर इंडिया 60,000 करोड़ के कर्जे में है, हर एक साल 15,000 करोड़ का घाटा देती है। बीएसएनएल 14,000 करोड़ का हर एक साल घाटा देती है। ये कौन भरता है? आप और हम भरते हैं इसको। आज जो पीएसयू बैंक्स हैं वो 7 लाख करोड़ के कर्जे में बैठी हुई हैं। एनपीएस 7 लाख करोड़ के आसपास हैं। ये कौन भरेगा? आप भरेंगे, हम भरेंगे। लेकिन जब इनको विषय जी मैं फिर आऊंगा। मैंने पहले ही बोला ना, आज सिर्फ आधे घंटे का डिबेट है, तो शॉर्ट में हम लोग लेंगे, और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली 30 मिनट्स में आज हम डिबेट क्लोज करेंगे, इसलिए शॉर्ट में अपनी बातें रखें। सभी से रिक्वेस्ट है जी। किशले जी, म्यूट हैं आप। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग अंतिम सेशन में हैं, मतलब ये इस सीजन का ये लास्ट डिबेट है, और मैं लगभग तकरीबन 4 या 5 डिबेट में शामिल रहा हूँ। नीतीश चंद्रा जी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। बात हो रही है निजीकरण की, तो मुझे लगता है कि निजीकरण का मतलब ही, सभी लोग यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझ ही रहे कि सार्वजनिक उपकरण को जब हम निजी क्षेत्र में ट्रांसफर करते हैं, उसके स्वामित्व को हम जब उनको प्रदान करते हैं, तो निजीकरण कहते हैं। मुझे लगता है कि इसके दोनों ये पक्ष हैं, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। अगर हम पहले नुकसान की बात करें, फायदे की बात करते हैं, उसमें नुकसान भी छिपा है, फायदा भी छिपा है। एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूंगा। अगर रेलवे का निजीकरण किया जाता है, रेलवे को जैसे बात भी चल रही है, और बहुत बढ़िया व्यवस्था वहाँ, चूंकि निजीकरण में आप देखते हो उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, उसकी साफ सफाई से लेकर सुख सुविधा सभी, ट्रेन को एसी बनाया जाएगा, तो जैसे ही उनका सरकार के स्वामित्व से जाएगा तो उसका भाड़ा भी बढ़ना ही लाजमी है, तो उसका भाड़ा भी बढ़ेगा, फेयर बढ़ेगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में 70% से अधिक वैसे लोग हैं जो सुविधाओं से ज्यादा उनको मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है कि उनके बजट में वो सुविधा है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ जहाँ प्राइवेट कंपनी के हाथ, प्राइवेट संस्थानों के हाथ में जाने से सुविधाएं जरूर बढ़ती हैं, और उनका रख रखाव और उनका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत बेहतर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये छूट मिल जाती है कि दर वो तय करते हैं। जैसे अभी पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है, जैसे निजी पेट्रोल और डीजल की जो कंपनियां हैं, उनको इस बात के लिए फ्री किया गया कि आप अपने हिसाब से दर को बढ़ाते रहेंगे, तो वो हर रोज कुछ पैसे बढ़ाते रहते हैं, और आप जब जाए पेट्रोल पंप पर तो आपको रोज कुछ पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए आपको आपके दर बढ़े हुए मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों इसके पक्ष हैं। एक तरफ सुविधाएं भी मिलेगी, लेकिन ये भी हमें लगता है कि निजी क्षेत्र में जब आप किसी चीज को देते हैं तो सरकार का उस पे ना आधिपत्य थोड़ा होना चाहिए। आप इस, ठीक है, सरकार का आधिपत्य होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। अनुराधा जी, चूंकि सबसे पहले तो जितने भी पैनल पे गेस्ट्स हैं और आपको नीतीश जी सभी को मेरा नमस्कार है। चूंकि समय बहुत कम है तो बहुत प्रिसाइज बात करूंगी मैं। प्राइवेटाइजेशन का मेन गोल क्या होता है? मेन गोल है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और लोकतंत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण। ये दोनों ही पैराडॉक्स स्थितियां हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मेन गोल है प्रॉफिट कमाना। अगर हम बात करें, मैं कुछ उदाहरण से आज आप लोगों के सामने बातें रखूं, ये वही स्थिति है। आप देखें कि जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल्स, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वहाँ वो स्थिति बदतर है, कोई जाना नहीं चाहता। मगर
इसमें भी आप देखिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां पर स्कूल अथॉरिटी की मनमानी होती है। जब भी फीस हाइक होती है तो पेरेंट्स लाख जाकर कुछ भी कर ले, कुछ भी सुना नहीं जाता है, हेल्पलेस होते हैं पेरेंट्स। हम आते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कि गवर्नमेंट का EWS कोटा होता है, सरकारी कोटा होता है, जिसमें कि उनको मरीजों को मुफ्त इलाज प्रोवाइड करवाना होता है। जब मैं पत्रकार थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की हुई है कि क्या बदतर स्थिति होती है, उनके साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया जाता है। अस्पताल वाले बोर्ड लगा देते हैं कि बेड्स नहीं है, जबकि बेड्स अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं हम भारतीय रेलवे पे। भारतीय रेलवे जो है वो रेल मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। ये भारतीय राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए माफी चाहूंगी, मुझे एक बात बताइए कि भारत सरकार द्वारा जो ये भारतीय रेलवे चलाई जाती है, ये किस लिए चलाई जाती है? लोक कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याणार्थ, ठीक है। अब उसमें जब ये प्राइवेट प्लेयर्स घुसेंगे तो वो क्या करेंगे? वो उनका पूरा एक सिस्टम होता है, वो सर्वे करेंगे। जहां पर इनको लगेगा कि यहाँ से इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, उन वहां पर वो बंद कर देंगे ट्रेनें, परिचालन बंद होगा, वो किराया बढ़ाएंगे, तमाम तरीके की बातें होंगी। ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो बस 35 साल के लीज पे दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? तो प्राइवेटाइजेशन देखिए, जब आप अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि 1991 के वक्त जब मनमोहन जी ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की बात की थी और देश में ये सब आया था, तब स्थितियां अलग थी। ये इनका तो नारा ही था मेक इन इंडिया। इनके पास पूरा तंत्र है, पूरी प्रणाली है। क्या ये चीजों को ठीक नहीं कर सकते? ये अडानी और अंबानी के लिए तो ये सरकार नहीं चल रही है ना। ये सरकार लोकतंत्र में लोक कल्याण के लिए है। तो ये कैसे चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं जिसका कि मेन गोल ही होता है प्रॉफिट कमाना? तो जनता तो पीछे छूट जाएगी। मेक इन इंडिया तो इन्हीं का नारा है ना भाई। तो ये करे ना, इनके पास तो पूरा तंत्र है, पूरा तंत्र है इनके पास। ठीक है यशेंद्र जी, यहाँ से आप कैरी करें। हाँ, यहीं से कैरी करूंगा। बड़े अच्छे सवाल उठाए हैं अनुराधा जी ने। देखिए, पहले क्या है ना, लोक कल्याण हमारा उद्देश्य है, पूरे देश का, जन जन का, कि लोक कल्याण हो। लोक कल्याण कैसे होगा? लोक कल्याण तब होगा जब लोक की एबिलिटी बढ़ेगी, उसकी क्षमता बढ़ेगी काम करने की। हमारे बच्चे हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो वेल सेटल्ड हो जाए लाइफ में, वो अच्छा करें, अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी शक्ति वो अर्जित करें। इसके दो उपाय हैं। एक, हम उनको, फादर जो है और फैमिली, उसको पैसा देते रहे, चलो बेटा तुमको हम ये फ्री में दे रहे हैं, ये सुविधा दे रहे हैं, ये तुम 50% तुम्हारा खर्चा हम वहन करें। दूसरा है, करने दो संघर्ष, उसको लड़खड़ाने दो, गिरने दो, अपने पैरों पे खड़ा होगा, सीखेगा, वो आगे बढ़ेगा। ये है। एक गुजरात के बहुत बड़े रईस हैं, न्यूज़पेपर आया था, वो हीरे के व्यापारी हैं, उन्होंने अपने बच्चे को 3 महीने के लिए बिना एक पैसे के भेज दिया, जाओ स्ट्रगल करो, सर्वाइव करो, लर्न द वैल्यू। हमारे देश में क्या हुआ है, ये समस्या आज की नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी, इसमें हम न जाएं इस चीज को। बिल्कुल, आजादी के समय से ही जो विकास का, देश को समृद्ध करने की जो सोच है, जो चिंतन है ना, वो ही हमारी गलत ट्रैक पे चली गई। बिल्कुल सही सर, हम बिल्कुल सही। सारी सुविधाएं दें, उनको काम करने दें। ये जो जिंदगी है, जीवन है देश का, सबका, ये जनता के लिए है, जनता को काम करने दीजिए। सरकार का फेमस लाइन हो चुका है, इट्स नॉट अ बिजनेस ऑफ एनी गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। होता क्या है, अब सवाल उठता है कि क्या सार्वजनिक उपक्रम का उद्देश्य है लोक कल्याण और प्राइवेट का है प्रॉफिट मेकिंग। ये बेसिक एजम्पशन में ही कुछ लोचा है, इसको हम 5 साल 10 साल में न लें। होता क्या है, प्रॉफिट प्राइवेट पेरेंट्स तब कमाएंगे जब उसको लोग अफोर्ड करेंगे ज्यादा से ज्यादा। सार्वजनिक से लोक कल्याण तब होगा जब लोग की एबिलिटी बढ़ेगी। तो पिछले 60-70 सालों में हम लोगों ने देख लिया, जापान, चीन हम लोग के साथ शुरू किए, कई देश हम लोग के साथ शुरू किए, हम कहां रह गए और देश कहां आगे बढ़ गया। जापान में लोक कल्याण नहीं हुआ, अन्य देशों में देखिए लोक। होता क्या है, सरकार को कहां देखिए, सरकार को सब कुछ एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स
क्रूशियल जो चीजें हैं छोड़ करके बाकी सब निजीकरण धीरे धीरे करना चाहिए। अचानक करने से कोई भी चीज, ठीक है हम गलत करते हैं, हमें झटके में नहीं होगा। ज्यादा बदलाव की आदत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना, वो जो दूध पीते हैं ना, वही जब गांव में जाते हैं, जब वो असली जब दूध पी लेते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है। बस वही चीज है कि इसको थोड़ा सा तो एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको करना ही होगा। और गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, कुछ समाज में लोग रहेंगे हमेशा जो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको संरक्षण देना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर समय, चूंकि मेरा ध्यान समय पे ही आ जाए, तो आधे घंटे ही है हमारे पास आज। अमृता जी आप सुन पा रही हैं? मेरे कुछ सर आप देख लीजिए रूल करता है वहाँ पे। अमृता जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, मेरी आवाज मिल रही है नीतीश जी आप लोगों को? हाँ, अपनी बात रखें आप। मैं जान रहा हूँ आप ट्रेवल कर रही हैं, इसलिए आपका वीडियो ऑन नहीं है, आप अपनी बात रखें। इसीलिए हमने वीडियो ऑन नहीं किया है, क्योंकि गाड़ी की आवाज और बहुत सारी चीजें। आपकी आवाज ही पहचान है, बोलिए। सरकार जब अपने कामों को ठीक ढंग से नहीं कर पाती है, तब वो दूसरे के हाथ में देती है। चाहे वो उसका निजीकरण करे, किसी एनजीओ से, कोई भी व्यक्ति, जब मैं अपना काम खुद से अच्छे से नहीं करूंगी तो वो काम दूसरे को देते हैं करने के लिए। सरकार भी वही करती है। सरकार जब अपने काम को सही से नहीं कर पाती है तो निजीकरण। काम करने की एबिलिटी सरकारी लोगों में नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है भाई? वही आदमी प्राइवेट में जाके नौकरी करता है तो काम करने लग जाता है, और सरकारी जगह में सैलरी उठाता है तो काम नहीं करता है। सरकार जो अपने बिहार की बात करूं तो मीडिया का एक वर्कशॉप हो रहा था, नेशनल वर्कशॉप, उसमें मैं भी थी। 625 योजनाएं सरकार की हैं विकास के लिए अपने बिहार में। बहुत केरल में नहीं है इतनी योजनाएं। अब 625 योजनाओं का नाम याद रखना कितना टफ है। क्या विभाग के किसी अधिकारी को याद रह सकता है? तो ये जरूरी है कि योजनाओं को मर्ज करे, योजनाओं को सरकार मर्ज करे। उसके बाद जो सिस्टम लगाया सरकार ने, सरकार की जो सिस्टम है, जैसे रेलवे की बात कर रहे हैं या फिर टेलीफोन की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो जब आप निजी हाथों में देते हैं तो वो प्रॉफिट में चला जाता है। एयर इंडिया ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है अमृता जी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। हर कोई सरकारी जॉब करना चाहता है, प्राइवेट नहीं। क्यों? प्राइवेट में कल्चर है, टारगेट कल्चर है प्राइवेट में। उसका फ्यूचर सिक्योर सरकार में है। सिक्योर है, और यही उनकी आदत खराब होती है। आपके परिवार को सिक्योर करती है, आपके बच्चों को सिक्योर करती है। इसीलिए आप एग्जांपल देख लीजिए सारे बैंक्स का। जब तक वो बिल्कुल छुट्टा था तो आप समझिए क्या हालत था। आज हर गवर्नमेंट बैंक का भी देखिए आज हालत ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर मार पड़ी है। तो जरूरत है, अब मान लीजिए कि रेलवे में पटरी सरकार बिछा रही है, प्लेटफॉर्म सरकार बना रही है, एम्प्लॉय सरकार के हैं, पैसे हम आप उसकी सैलरी दे रहे हैं, और डब्बा प्राइवेट चल रहा है, उसका प्रॉफिट प्राइवेट ना। कि सारे सरकारी बैंक्स के कर्मचारी अब टारगेट की बात करी है उनको, तो वो अब लाइन पे आ चुके हैं। अभी देखिए कल्चर सुधर गया। प्राइवेट चल रहा है तो प्रॉफिट सरकार को कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। मैं आगे बढ़ूंगा कृष्णा जी। एयर इंडिया लॉस में जा रहा है, और बाकी जो जेट है वो प्रॉफिट में कम भाड़ा लेके भी कैसे हैं? ठीक है, क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है। समय कम है थोड़ा। कृष्णा जी करने की जरूरत है जी। हमारे पास आज आखिरी 10 मिनट बचा है, आखिरी 10 मिनट, तो प्लीज 2-2 मिनट आप सभी के लिए। नहीं बिल्कुल, चूंकि हम लोग लास्ट में हैं और आज 30 मिनट का ये आज मेरा, इसलिए 30 मिनट ऑटोमेटिक मैं बंद करूंगा। बिल्कुल निजीकरण के पक्ष में हूँ। निजीकरण कहीं से नहीं है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूँ कि निजीकरण इस प्रकार से हो कि जब आप निजीकरण कर रहे हैं तो वहां पे ऐसी पॉलिसी बने जिस पॉलिसी में
जो वर्ग उसको अफोर्ड करता है उनकी चीजों को, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनकी एक ऐसी पॉलिसी बने वहां पर, जो जैसे अब एक उदाहरण देते हैं कि ट्रेन की बात कर रहे हैं कि अभी एक कोई ट्रेन बनी जो पटना से दिल्ली जाएगी, और स्पेशल ट्रेन एकदम एसी ट्रेन है, कि निजीकरण हुआ है, बहुत खूबसूरत व्यवस्था है वहां पर और सब कुछ है, लेकिन हम कुछ ऐसे वर्ग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं करेंगे और उनको भी उस ट्रेन में चढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस प्रकार की पॉलिसी सरकार के द्वारा बने कि आर्थिक आधार पर, नॉट जातिगत आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर ऐसी पॉलिसी हो कि उनकी भी कैसे बने, अगर उसका रहा है फिर भी उनकी पॉलिसी में वो फिट बैठ रहे, क्योंकि सभी लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, अनुराधा जी ने सही बोला, यशेंद्र भैया ने भी अच्छा बोला कि कहीं ना कहीं आप नुकसान भी है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात अनुराधा जी ने की, उन्होंने सही कहा कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होते हैं वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल वाले चीज के लिए, उसी व्यवस्था के लिए थोड़ा उनका चकाचक व्यवस्था होता है, बेड अच्छे होते हैं, बेडशीट अच्छे होते हैं, फैसिलिटी को बढ़ाकर वो हमसे 10 गुना लेते हैं जो अफोर्ड करते हैं। अब जैसे पटना में एक हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल, वहां जाकर कितने लोग अपना इलाज करवा सकते हैं? बिहार के 90% लोग, मैं मानता हूँ मुश्किल से 10%, 90% लोग आज पीएमसीएच और एसकेएमसीएच में ही जाते हैं और एम्स जैसे अस्पताल में ही जाते हैं, और वहां जाना को कि का बिल, तो मेरा मानना है अगर कल के डेट ये जो पीएमसीएच के लेवल का बनता है, भारत के लेवल का। नेट डिस्टर्ब है कृष्ण जी, आपका नेट थोड़ा डिस्टर्ब है आज, आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही है, ठीक आ रही है मतलब। अच्छा, अभी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है, तो मैं ठीक है बोलिए। हाँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट आप निजीकरण कर रहे हैं और उसके थ्रू अगर हमारा जो हॉस्पिटल है वो उस लेवल का बन रहा है, लेकिन वहां भी एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि गरीबों का भी इलाज वहां हो और उसी तरीके से हो। सरकार, मेरा अंत में ये कहना है कि सरकार का आधिपत्य समाप्त नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की पॉलिसी हो जहां सरकार का आधिपत्य निजीकरण के बाद भी सरकार चाहे तो उस पर डिसीजन ले सकती है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना मुझे लगता है कि थोड़ा अभी हिंदुस्तान के लिए घातक होगा। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता देना निजी क्षेत्रों में, ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगा। ठीक है, अभिषेक जी। सर, यहाँ बार बार रेलवे का एग्जाम्पल कोट किया जा रहा है कि रेलवे में भाड़ा बढ़ा दिया जाएगा। रेलवे ने पिछले 4 साल से ऑलरेडी वेरिएबल प्राइसिंग इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और दिल्ली से कटिहार और कटिहार से दिल्ली का भाड़ा बागडोगरा और दिल्ली का भाड़ा प्लेन के बराबर है राजधानी का, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। पहली बात। एग्जैक्टली, हाँ। दूसरी बात, मोबाइल टेलीफोनी का दाम कम हो गया है रियल टर्म्स में भी और सारे चीजों में। जहां पे प्राइवेट प्लेयर जाते हैं कंपटीशन क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली बात है कि अगर आप कंपटीशन क्रिएट कीजिएगा करेक्ट पॉलिसीज के साथ में तो दाम अपने आप कम हो जाएगा, पहला बात। तो इस चीज को, और रेलवे का पैसेंजर सेगमेंट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नीतीश जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो जी जी आ रही है, बोलिए। हेलो, आ रही है, बोलिए आप। हाँ, तो रेलवे का पैसेंजर सेगमेंट जो है वो 36,000 करोड़ के घाटे में है, 36,000 करोड़। तो क्या लोक कल्याण के नाम पे आप इनएफिशिएंसी को प्रमोट करना चाहते हैं? आज पीएसयू बैंक 7 लाख करोड़ के एनपीए में है, इसको कौन भरेगा? सवाल यह है कि आप कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं कि आप इनएफिशिएंसी को लोक कल्याण समझते हैं। क्या हम अपने बच्चों को यही समझाएंगे, सिखाएंगे कि तुम इनएफिशिएंट हो तो ठीक हो, लेकिन लोक कल्याण ज्यादा जरूरी है? आज सरकारी संस्थाएं जहां भी हैं, अगर वो मोनोपोली हैं तो वो ठीक है, जहां उनको कंपटीशन का फेस करना पड़ता है वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि बाबू कल्चर है, क्योंकि प्रमोशन ये क्वालिटी देख के नहीं होती है, सीनियरिटी देख के होती है। प्राइवेट सेक्टर ऐसा काम नहीं करता है। आज अमेरिका वेलफेयर स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम वेलफेयर स्टेट है, जर्मनी वेलफेयर स्टेट है, वहां प्राइवेटाइजेशन है। हम उनको क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके मॉडल्स को? क्या जरूरी है कि आप ये पुराने 70 साल पुराने डेकेडेंट संस्थाओं को ढोए जा रहे हैं इसलिए कि लोक कल्याण करना है आपको? ये कैसा लोक कल्याण है कि आप एक तरफ तो एक ऐसे बाबू कल्चर को क्रिएट कर रहे हैं जहां पे लोग
लाखों रुपए सैलरी कमा रहे हैं, करप्शन हो रहा है, इनएफिशिएंसी हो रहा है, और लोक कल्याण के नाम पे अपने आंख पे पट्टी डाल रहे हैं। हम लोग नहीं देखे हम लोग कि क्या हो रहा है, ये सवाल नहीं पूछे हैं। शेख जी कैसा कैसा बिल्कुल कैसा भी है ये? सहमत नहीं। ठीक है, समय की बहुत वही ज्यादा बात कमी है। कहा ना, अनुराधा जी अपनी बात रखें आप। जी बिल्कुल, मैं अभिषेक जी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और मैंने जो कहा ना, प्राइवेटाइजेशन का जो गोल है प्रॉफिट कमाना, उनकी सभी बातें बस उसके इर्द गिर्द घूम रही है। क्यों ना हम लोक कल्याण की बातें करें लोकतंत्र में। आप अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज अमेरिका को कौन रूल कर रहा है, वहां के चुनाव को किसने प्रभावित किया, ब्लूमबर्ग से लेके जुकरबर्ग से लेके आप उसकी बात करें ना। हमारा लोकतंत्र बिल्कुल अलग है, हम ये नहीं कर सकते हैं। पूरे का पूरा प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ही घातक होगा। ठीक है, नेट प्रॉब्लम है। मैम, सरकारों को अपना काम करना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। पुलिसिंग तो ठीक से हो नहीं रही है, बाकी सारे काम करेंगे आप अपना दायरा सीमित तो रखिए, एक लिमिट में रहिए। आप जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं वही करिए। कोर्ट ठीक से चलाइए, पुलिसिंग ठीक से कीजिए, आर्मी सही रखिए, इंटेलिजेंस सही रखिए। आपको क्या जरूरत है स्टील बेचने की, तेल बेचने की, पानी बेचने की, होटल चलाने की, प्लेन चलाने की, जो आपसे हो ही नहीं रहा है, मोबाइल चलाने की। आप एक ब्यूरोक्रेट को एयर इंडिया का बना देते हैं एमडी, जिसके पास कोई तजुर्बा ही नहीं है। आप बोलते हैं कि तुम 50,000 करोड़ का एयरलाइन चलाओ, कल तक वो आदमी एग्रीकल्चर विभाग का एमडी होता है, कल को आप उसको एयर इंडिया का बना देते हैं। ये क्या मजाक हो रहा है देश के साथ में? सब कुछ अगर उन्हीं लोगों को दे देंगे तो सब, बहुत लोग तो बेच के चले जाएंगे ना, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के पास जाएंगे। तो हिंदुस्तान को बहुत बेचने के लिए तो फ्री में कर देना सरकार। क्या कर कुछ नहीं, 10 लाख करोड़ के घाटे में हर एक साल आप जा रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा सर, आपको वही दिख रहा है। ये भी तो समझिए ना कि हिंदुस्तान की जो क्यों जा रहे हैं, घाटे में क्यों जा रहे हैं? अगर प्राइवेट वही चीज अगर प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है तो चीजें प्रॉफिट में जा रही हैं, और सरकार घाटे में क्यों जाती है? इसके पीछे कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है मैम जी बताएं। सरकार में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, एफिशिएंसी को प्रमोट नहीं किया जाता है, हायरार्की होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, घूसखोरी होती है, सरकार को सिस्टम में स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अब सरकार को निजीकरण से बेहतर अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सरकार को इस समय पढ़ना ही नहीं चाहिए। सरकार को जनता की एफिशिएंसी बढ़ती है। पुलिसिंग ठीक कीजिए, 20-20 साल केस चल रहा है आपके यहाँ पे, लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे, वो नहीं दिख रहा है। आप मोबाइल चलाने चले हैं, कोर्ट के धक्के खाए जा रहे हैं लोग, उस पर ध्यान है ही नहीं। रेलवे में जो समस्या है ना, रेलवे में देखिए, रेलवे हो या विमानन क्षेत्र, जो उसका टिकट का दाम बढ़ता है बहुत ज्यादा। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि टिकट का रेलवे विमानन का रेट एवरेज हो गया है, गिर गया है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं यही प्राइवेट विमान वाले, टिकट का दाम जो पटना ही दिल्ली, पटना बॉम्बे का 50,000 कर देते हैं दिवाली और छठ में। उस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को क्या होगा ना, सरकार सब कुछ निजीकरण कर दे, लेकिन ये आपने अच्छी बात कही आपने, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई। यहाँ पे ये प्रश्न है, बात कंप्लीट टाइम कम है मुझे। फेस्टिवल सीजन में आप फ्लाइट्स बढ़ा दिए ना, भाड़ा क्यों बढ़ा देते हैं आप? अचानक से कोई 5,000 का फ्लाइट जो किराया है 50,000 हो जाता है। तो नहीं, सरकार को करना क्या होगा ना, देखिए सरकार को चलती है ना, नहीं, सरकार को करना क्या होगा, निजीकरण कर दे रही है, लेकिन उसको इंटरफेयर करना होगा, रेगुलेशंस बनाने होंगे। आखिरी 2 मिनट, रेलवे का भाड़ा, 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए हमको। रेलवे का भाड़ा एक लिमिट के बियॉन्ड न बढ़े, विमान का भाड़ा एक लिमिट के बियॉन्ड न बढ़े, और जिसको अगर सरकार हेल्प करना चाह रही है तो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए उन लोगों का कार्ड बना दे, उनका टिकट व्यय खुद पे करे। और चिकित्सा क्षेत्र में भी जो दाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको रेगुलेट करे, नियमों से रेगुलेट किया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि निजीकरण और सरकारीकरण दोनों के अलावा एक मॉडल भारत के पास है जो अनोखा है। वो क्या है, हम लोग की इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन में शिक्षा और चिकित्सा को निःशुल्क देना माना गया है। निःशुल्क। तो ये काम करता कौन है? ये समाज करता है। पहले की यूनिवर्सिटीज तो थी, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे वो सरकारी अनुदान पर नहीं चलते थे।
किसी से फीस भी नहीं लिया जाता था, समाज अनुदान देता था। आज पुट्टापत्ती में साईं बाबा का जो अस्पताल चलता है अल्ट्रा मॉडर्न, वो निःशुल्क देता है चिकित्सा। मैं खुद ही एक प्रोजेक्ट में हम लोग शामिल है देवघर वैद्यनाथ धाम में हॉस्पिटल का, चैरिटेबल हॉस्पिटल 500 बेडेड, जिसमें कैश काउंटर ही नहीं होगा। हम पैसा सिर्फ लेंगे उनसे जो जिनके पास इंश्योरेंस है। कैसे उसको सस्टेनेबल बनाएंगे, उसका मॉडल है चिकित्सा और शिक्षा। ये समाज का दायित्व है कि सब लोगों को निःशुल्क दे, समाज अनुदान देता है, वो मॉडल हमको रिवाइव करना होगा। और निजी सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरफेयर करके रेगुलेट करे, शोषण न हो। ठीक है, समय पूरा हो चुका है। अनुराधा जी थोड़ा जल्दी में, उसी पॉलिसी की बात मैं कर रहा था। और लास्ट में जी थोड़ा जल्दी, आखिरी 1 मिनट है, कोई भी जी मिलजुल के बोल दीजिए आप। जी बोलिए। मैं 1 सेकंड में एक चीज खत्म कर लेता हूँ, बस अनुराधा जी पर बोल लेंगे। मैं ये बोल रहा था कि अभी जैसे कच्चे तेलों की कीमत कमती है जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं घटते। तो क्या यही इसी पॉलिसी की और इसी चीज को ऐसे ने भी कहा कि पॉलिसी बननी चाहिए कि अगर कच्चे तेल की कीमत का रेट अगर कमा है तो यहाँ भी डीजल पेट्रोल के दाम कम, जो बढ़ रहा है वो बढ़ती चला जा रहा है, घट नहीं रहा। कच्चे तेल की बात मत कीजिए, कच्चे तेल में चक्कर है। कच्चे तेल का बहुत रणनीति बनानी पड़ती है बहुत लंबे वक्त के लिए। कच्चे तेल का बनना चाहिए ना, नहीं बना हुआ है। और टाइम आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टाइम आप हो गया है। बस एक्चुअली आज हम लोग थोड़ा जल्दी, मैंने पहले बोला था ना, अनुराधा जी कुछ कहना चाहिए। अनुराधा जी जल्दी से प्लीज, अनुराधा जी को बोलने दीजिए थोड़ा। जी कहना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, पर टेक्निकल भी बात नहीं करूंगी, वो टैरिफ्स और उन सब पे मैं नहीं जाऊंगी। बस एक छोटी सी बात कहूंगी, नहीं इमोशनल, किसी ने भी पिता पुत्र की बात कही थी, तो सर आपके घर का बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म ना करे तो उसको उसके परफॉर्मेंस के पीछे आपकी गलती होती है। आप उसको डिसिप्लिन नहीं देते, उसको जाके आप पड़ोसी के घर में नहीं छोड़ आइएगा कि बेटा पड़ोसी के बेटे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, चलो उनके घर में छोड़ दिया। टोटली नहीं होता है, सबका समय नहीं है। अब एक दूसरे को छेड़िए मत, फिर आपको नींद नहीं आएगी जब तक जवाब नहीं दीजिएगा। जी सर, अगर आप बात कर रहे हैं सर अमेरिका के चुनावों को किस तरीके से जुकरबर्ग से के ब्लूमबर्ग ने प्रभावित किया, सर उस पे भी चर्चा फिर होनी चाहिए ना, कि वो चीज हमारे यहाँ भी ना हो जाए। सर ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई इलेक्शन को ब्रिंग कर रहा है तो दोज आर रेगुलेटरी इश्यूज। अब सुनिए, अब ये सब बात छोड़े हम लोग। नीतीश जी से अनुरोध है कि एक और सीरीज चालू करें मंडे से और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके वापस शुरू करें। देख के समझ में आ रहा है कि मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी शो का नाम बहुत प्रेशर है, पटना का शो, पूर्णिया का शो, फिर बच्चों का शो, बहुत ज्यादा प्रेशर है। अभी मेरा भी थोड़ा समझे, मैं समय मिलते ही दोबारा कोशिश करूंगा शुरू करने का। और अब जो होगा ये मेरे ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है ब्रांड एनसी इन्फो मीडिया, ब्रांड एनसी इन्फो मीडिया, आप सभी सब्सक्राइब कर लें, जो भी सुन रहे हैं, जो भी भविष्य में सुनेंगे। तो हम लोग अब उस चैनल पर डायरेक्ट लाइव आएंगे और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आएंगे, हम लोग को मार करना है अभी आकर के आपके डिबेट में। हाँ ठीक है अनुराधा जी, थैंक यू। अभिषेक जी, यशेंद्र जी, अमृता जी, बहुत बहुत आभार, थैंक यू एकदम।